दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिचा और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि हमारे घर में, आंगन में, जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में, यहाँ तक कि हमारे जीवन में घर के बड़े बुजुर्गों का होना कितना आवश्यक है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो चला था कि उसने राज्य में बुजुर्गों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। गांव में जब भी कोई बुजुर्ग होता, उसे दूर पहाड़ी पर बनी सराय में छोड़ दिया जाता। इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्राचीन समय की बात है
महेंद्रगढ़ नाम के गांव में राजा जयचंद जी का राज हुआ करता था। राजा जयचंद बहुत ही निडर, साहसी और प्रजा प्रेमी राजा थे। चूंकि उनकी शिक्षा उस समय के सबसे गुणी गुरु आचार्य महाश्रमण जी के गुरुकुल में हुई थी, इसलिए वो बचपन से ही कुशल बुद्धि के मालिक भी थे। अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के चलते उन्हें हर क्षेत्र में प्रशंसा और प्रेम ही मिलता था। उन्हें अपने परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। वो कई बार प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलते और गांव में घूमने निकल जाया करते। गांव के चंद कुशल बुद्धि के लोगों ने राजा को कई बार गांव में देखा था। वो कभी किसी गरीब के घर भोजन करते तो कभी किसी मजदूर के साथ काम में हाथ बटाते हुए देखे जाते थे। इसीलिए ये बात गांव वाले भली भांति जान चुके थे कि राजा भेष बदलकर प्रजा के बीच प्रजा के लोगों के साथ कभी भी रहने आ जाते हैं। उनके इसी व्यवहार के चलते ही शायद सारे गांव के लोगों में ना तो भ्रष्टाचार था और ना ही कोई लोभ लालच था। वो सब ही एकता में विश्वास करते थे और एक दूसरे की हिम्मत और शक्ति बनकर रहते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी। गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये अधिकार था कि वो कभी भी अपने मुश्किल समय में राजा को निडर होकर याद कर सकता था और राजा भी उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा में ये सभी गुण गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच में रहकर ही आए थे। राजा का व्यवहार ऐसा था कि उन्हें हर कोई दुआएं देता था, जिसके चलते राजा जयचंद का राज, उनका यश, उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे एक चिंता भीतर ही भीतर से सताए जा रही थी। कई बार तो उन्हें रातों में नींद तक न आती, क्योंकि राजा के आंगन में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें पिताजी कह के बुला सके, उन्हें लाड प्यार कर सके। यानी राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा की ये परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा जयचंद के बाद उनका वारिस और गांव का नया राजा कोई नहीं था। ऐसे हाल में महाराज परेशान रहने लगे थे। उनकी इस परेशानी को देखते हुए कुलगुरु आचार्य महाश्रमण जी ने अपनी वर्षों की तपस्या से राजा का भविष्य देखते हुए उनसे कहा कि राजन, तुम्हारे महल में जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। तुम्हें जल्द ही पिता होने का सुख मिलेगा और गांव को मिलेगा उनका नया राजकुमार। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा, किंतु ध्यान रहे, प्रजा के सुखी भविष्य के लिए तुम्हें सदैव पिता के धर्म से पहले एक राजा का
कर्तव्य निभाना होगा, नहीं तो तुम्हारा स्वयं का भविष्य ही संकट में आ जाएगा। राजा आचार्य जी की बात सुनकर खुश हो गया। उसने गुरु जी को विश्वास दिलाया कि वो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होगा। इसके बाद राजा ने आचार्य जी को प्रणाम किया और सारे गांव में महाभोज का आयोजन कर दिया। सारी प्रजा बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजरा और राजा जयचंद के यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र की कीर्ति, यश और नाम सारे संसार में फैले। इसलिए उसका नाम राजा ने संसार चंद रखा। संसार चंद के जन्म के साथ ही राजा का अधिकतर समय जो प्रजा के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में गुजारता था, वो अब पुत्र के हवाले हो चुका था। धीरे धीरे संसार चंद बड़ा हो रहा था और उसके पिता राजा जयचंद उसकी हर एक बात मानते ही चले जा रहे थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। एक दिन आचार्य जी ने राजकुमार को अपनी संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता का ज्ञान देने के लिए राजमहल में न्योता भेजा और राजा को लिखा, महाराज, राजकुमार संसार चंद की शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। उन्हें जल्द ही गुरुकुल भेजने की कृपा करें। राजा ने जब जाना कि उनके पुत्र की शिक्षा का समय शुरू हो चला है, तो उन्होंने पुत्र को महान बनाने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा का ज्ञान देने की सोची और उसे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी देश में भेजना था। कुलगुरु आचार्य महाश्रमण जी जान चुके थे कि राजा जयचंद अपने पुत्र संसार चंद के मोह में पूरी तरह से घिर चुके हैं। इसलिए वो बिल्कुल मौन रहे। आचार्य जी ने राजा के निर्णय का सत्कार किया और संसार चंद को सद्बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ ही राजकुमार को विदेश भेज दिया गया। गुजरते समय के साथ 20 वर्ष हो चले थे। राजा जयचंद का पुत्र संसार चंद लगभग 20 वर्षों से अपने देश से दूर विदेश में था। राजा जयचंद जानते थे कि उनका पुत्र जब भी अपने राष्ट्र में वापस आएगा तो राज्य के लोगों के हित के लिए बड़े बड़े कार्य करेगा, जिससे विश्व भर में उनके कुल की ख्याति बढ़ेगी और मान मर्यादा का सम्मान होगा। दूसरी ओर महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आने वाला था। आचार्य महाश्रमण जी अपने शिष्यों के साथ जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में डेरा जमाए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उन्होंने राजा जयचंद से भी बाबा बर्फानी के दर चलने की बात कही, लेकिन
राजा अपने पुत्र संसार चंद के इंतजार में था, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। गुरुजी ने राजा को आशीर्वाद दिया और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। गुरुजी के जाने के कुछ ही दिनों के बाद राजा जयचंद जी के इंतजार के दिन समाप्त हो गए। उनका पुत्र विदेश से आधुनिक शिक्षा का ज्ञान पाकर अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने महल लौट आया था। राजा जयचंद पुत्र के आने की खुशी में बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे गांव को महाभोज करवा दिया। इसके अलावा अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने उसी समारोह में राज्य के अगले महाराजा के नाम की घोषणा भी कर दी। यानी प्रजा के सामने ढोल नगाड़े के साथ निर्णय लिया गया कि राजा जयचंद के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजकुमार संसार चंद उनकी गद्दी पर विराजित होंगे। चारों ओर राजकुमार संसार चंद और राजा जयचंद की जय के नारे लग रहे थे। दूसरी ओर राजकुमार संसार चंद गांव जरूर लौट आए थे, लेकिन विदेश में इतने साल रहने के बाद उन्हें गांव रास नहीं आ रहा था। उन्हें गांव की मिट्टी में प्रदूषण दिखता और हरे भरे खेत खलियान में अजीब तरह की संस्कृति। इसके अलावा उन्हें जंगल भी जरूरी नहीं लगते थे। कुएं तालाबों के पानी को वो अपने लिए पीने लायक नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, उन्हें सबसे अधिक दिक्कत तो गांव के बड़े बुजुर्गों से थी। उन्हें लगता था कि ये बुजुर्ग लोग पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। एक तो इनमें शारीरिक शक्ति कम होती है, दूसरा इनका मस्तिष्क भी सही ढंग से कार्य नहीं करता। इसलिए गांव के विकास के लिए इन्हें तो गांव से कहीं दूर ही होना चाहिए। राजा जयचंद अपने पुत्र के इन विचारों से पूरी तरह अनजान थे। वो तो अपने बेटे के घर आने की खुशी में इतने खुश थे कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्होंने गंगा स्नान कर लिया हो। उन्हें अपने पुत्र से इतना प्रेम था कि उन्होंने समय से पहले ही आचार्य महाश्रमण जी की अनुपस्थिति में ही अपने पुत्र संसार चंद का राज्याभिषेक कर दिया और अपने कर्तव्यों को अब महेंद्रगढ़ के नए राजा संसार चंद के कंधों पर रख दिया। अगला दिन गांव में जैसे एक उत्सव की तरह मनाया गया। सारे गांव में महाराज संसार चंद जी की महानता का गुणगान हुआ। राज अपने हाथ में आते ही संसार चंद ने अपनी योग्यता के अनुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने सबसे पहले तो अपने दरबार के सभी मंत्रियों को पुनः चयन किया और नौजवान लोगों को दरबार में बड़े बड़े पदों पर आसन दिया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी से परामर्श किए गांव की सरहद के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बनवाई। वो ऐसा क्यों कर रहे थे कोई भी नहीं जानता था। जिस तरह समय धीरे धीरे अपनी गति चल रहा था, ठीक उसी तरह महाराज भी नए से नए निर्णय ले रहे थे।
दोनों भविष्य में क्या रंग दिखाने वाले थे, इसकी तो कल्पना करना भी असंभव था। राजा संसार चंद ने जंगल के पार दूर पहाड़ी पर एक बड़ी सी सराय बनवाई और फिर उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय प्रजा के सामने लिया जिसे सुनकर गांव के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद इस गांव में कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु वाला नहीं रहेगा। जैसे ही किसी भी व्यक्ति की आयु 61वें वर्ष में प्रवेश करेगी, उसके घर वालों को स्वयं उसे जंगल से पार दूर पहाड़ी पर बनी सराय में छोड़कर आना होगा। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया या कोई भी बुजुर्ग गांव में दिख गया तो उसे अपराध समझा जाएगा, जिसके चलते अपराधी के सारे परिवार को दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग इस गांव को छोड़कर दूर पहाड़ी पर बनी सराय में चले जाएं। राजा के इस निर्णय से सारी प्रजा कांप गई और सभी बड़े बुजुर्ग बहुत दुखी और निराश हुए। अब नए नियमों के अनुसार सभी लोग धीरे धीरे अपने घर के बड़े बुजुर्गों को पहाड़ी पर बनी सराय में छोड़ रहे थे। इस निर्णय से पुराने राजा जयचंद को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि राज्य के जिन बड़े बुजुर्गों को वो राज्य का मूलधन समझते थे, अब उन्हें उन्हीं के राज्य से निकाला जा रहा था। पूर्व राजा जयचंद ने अपने बेटे संसार चंद को बहुत समझाया कि वो जो कर रहा है किसी अपराध से कम नहीं है, लेकिन नए राजा ने अपने पिता की एक ना सुनी, जिसके चलते धीरे धीरे गांव से सभी बड़े बुजुर्ग दूर पहाड़ी पर बनी छोटी सी सराय की ओर पलायन कर रहे थे। राजा के पिता यानी पूर्व महाराज जयचंद 1 माह के बाद अपने 61वें वर्ष में प्रवेश करने वाले थे। वो इस बात से बहुत डरे हुए थे कि अब उनके साथ क्या होगा। वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें भी गांव से बाहर जाना पड़ेगा या उनका बेटा अपने पिता का लिहाज करेगा। पूर्व राजा जयचंद अभी इसी सोच से जद्दोजहद कर ही रहे थे कि 1 माह गुजर गया और राजा संसार चंद के आदेश अनुसार उन्हें भी गांव से बाहर पहाड़ी पर बनी सराय में भेज दिया गया। अपने पूर्व राजा की ऐसी दशा देखकर लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन वो नए राजा के निर्देश के सामने क्या ही कर सकते थे। दूसरी ओर कुलगुरु आचार्य महाश्रमण जी, जिनकी आयु 100 वर्षों से भी अधिक थी, वो बाबा बर्फानी की यात्रा से वापस आ चुके थे। लेकिन जैसे ही वो गांव में प्रवेश करने लगे, उन्हें राजा संसार चंद के पहरेदारों ने रोक लिया। आचार्य जी ने अपनी योग शक्ति से भूतकाल में हुई सारी घटनाओं को देखा और वो तुरंत समझ गए कि राजा संसार चंद की बुद्धि अमानवीय पथ पर चल पड़ी है। आचार्य जी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उन्हें गांव में भेज वो स्वयं
गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा संसार चंद के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने इस पुत्र में नए युग सा उदय देखा और उसका नाम उदय चंद रख दिया। राजा का ये पहला पुत्र था, इसलिए वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। थोड़ा समय गुजरा तो राजा को एहसास हुआ कि उनका पुत्र एक अनोखे रोग से ग्रस्त है, जिसकी वजह से 6 वर्ष का होने के बाद भी वो सामान्य बच्चों के जैसा नहीं चलता था। इस रोग के निवारण के लिए राजा ने दूर दूर के देशों से वैद्य बुलाए। सभी से परामर्श लिया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में आचार्य महाश्रवण जी के शिष्य ने राजा की पीड़ा को समझा और उनसे कहा कि हे राजन, आपको शायद ज्ञात ना हो, लेकिन जब आपका जन्म हुआ था तो आप भी इसी रोग से ग्रस्त थे। आपको उस समय महाराज जयचंद ने ही पूर्ण रूप से स्वस्थ किया था। हो न हो इस रोग का निवारण अवश्य राजा जयचंद जी के पास ही होगा। अब आपकी पीड़ा आपके पिता राजा जयचंद जी ही दूर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उन्हें पहाड़ी की सराय से फिर यहाँ गांव में लाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका पुत्र अवश्य ही स्वस्थ हो सकता है। राजा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जल्द से जल्द पुराने राजा को गांव में बुलवा लिया। पुराने राजा को गांव में देखकर प्रजा बहुत खुश हुई और उन्हें गांव का सारा हाल बताया। जैसे ही पूर्व राजा जयचंद जी ने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया, उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। उन्होंने अपने पुत्र की विडंबना को देखा, उसके दुख को समझा और उन्हें अपना समय याद आ गया। उन्होंने पुत्र को बताया कि इस रोग का निवारण तो केवल उनके कुलगुरु आचार्य महाश्रवण जी ही कर सकते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और दूर दूर से आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए हैं। लेकिन जिस तरह गांव के द्वार पर उनका तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, वो इस गांव में कभी नहीं आएंगे। राजा संसार चंद अब दुविधा में फंस चुका था। पुत्र की बढ़ती हुई मुश्किल पिता जयचंद जी से ना देखी गई और उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि कुल गुरु आचार्य महाश्रवण जी बड़े बुजुर्गों की बातों को कभी नहीं डालते हैं। इसीलिए यदि तुम गांव के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर आचार्य महाश्रवण जी से गांव में आने के लिए प्रार्थना करो, हो सकता है कि आचार्य जी तुम सभी की बात सुन लें। राजा संसार चंद मन ही मन सोचने लगा कि उसने जिन बड़े बुजुर्गों को गांव से बाहर निकाला है, वो भला उसका साथ क्यों देंगे। लेकिन फिर भी उसने दिल पर पत्थर रखकर सभी बुजुर्गों से क्षमा मांगते हुए
वापस गांव चलने की प्रार्थना की। गांव के बुजुर्ग जान चुके थे कि राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसीलिए उन्होंने राजा को क्षमा देते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी आचार्य जी से प्रार्थना करने के लिए गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में चले गए और आचार्य जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा संसार चंद ने आचार्य जी से अपने गुनाहों की क्षमा मांगी और पुनः गांव में चलने का आग्रह किया, लेकिन आचार्य जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो मंदिर में बैठे सिलबट्टे के पत्थर पर न जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियों का मिश्रण कर रहे थे। प्रजा के बड़े बुजुर्ग भी आचार्य जी को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आचार्य जी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उन सब ने आचार्य जी से प्रार्थना की और कहा, महाराज, आप एक राजा द्वारा किए गए पापों की सजा एक नन्ही सी जान को कैसे दे सकते हैं? कृपया गांव चलें और इस राजकुल के दीपक को बुझने से बचाएं। प्रजा की बातें सुनकर आचार्य जी ने राजा संसार चंद से कहा, राजन, देखा तुमने? तुम गांव के जिन बड़े बुजुर्गों को गांव पर बोझ और कमजोर समझते थे, आज वही बड़े बुजुर्ग तुम्हारे पुत्र को बचाने के लिए मजबूत होकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये लोग चाहते तो इस मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें तुम्हारे किए का फल दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर इनके बड़े बुजुर्गों के संस्कार हैं, जो इन्हें जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संस्कार नहीं है। राजन, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने संस्कारों और लोगों से दूर चले जाना। आचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जल्द ही निरोगी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वचन देना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। आचार्य जी की बातें सुनकर राजा संसार चंद जी की आंखें खुल गईं। वो जान चुके थे कि बड़े बुजुर्ग भले ही अपनी आयु के चलते शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वो घर, परिवार, गांव और राष्ट्र का मूल धन होते हैं। वो समझ चुके थे कि परिवार हो या राज्य, आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या था, राजा ने सभी को गांव में वापस बुलाया और गांव की सीमा में बनाई हुई दीवार भी गिरा दी। दूसरी ओर आचार्य जी ने गांव के राजकुमार उदय चंद को कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया।
जिसके बाद महेंद्रगढ़ की प्रजा में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।